हेलो दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त प्रोफेसर वीएफएक्स। और इस बार मैं कुछ नया लेकर आया हूं। नया फॉर्मेट और नया अंदाज। मैं अपना फर्स्ट एवर पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। और ये रिकॉर्ड करने के लिए मेरे साथ है मेरे दोस्त पार्था सारथी। उनके बारे में मैं बात बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताता हूं आज का पॉडकास्ट किसके बारे में। आज हम बात करेंगे इंडियन कॉमिक्स के बारे में। आज हमारा जो रहेगा वो एक जर्नी रहेगा हमारे नॉस्टैल्जिया में, जब हम कॉमिक्स दुकान के बाहर खड़े होके नागराज और ध्रुव के अगले पार्ट का इंतजार करते थे। जब सुपर हीरो का मतलब सुपरमैन और स्पाइडरमैन नहीं बल्कि नागराज, ध्रुव और डोगा हुआ करता था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे जो गेस्ट है वो है पार्था सारथी। अगर कोई कॉमिक्स की दुनिया का सीक्रेट सोसाइटी होता तो ये उसके प्रेसिडेंट होते। इनका नॉलेज बहुत डीप है और ये खुद एक इंडी कॉमिक है। और ये कॉमिक की दुनिया में बोन बॉय के नाम से मशहूर है। तो चलिए हम स्वागत करते हैं पार्था सारथी का। तो पार्था जी। Uh, Hi, Pankaj Bhaiya. It's nice to meet you for a long time. uh, Hi, all of your viewers. Hi, this is Partha Sarthi. Uh, मुझे लोग मोस्टली द बॉर्न बॉय कॉमिक्स के नाम से जानते हैं. Actually, it's a indie comic community where I used to write different kind of comics in different genre, especially in action adventure and horror. You can find my comics in the different medias. But I knew Pankaj Bhai. It's been a long time. He's actually he is my colleague in our VFX society. We are actually सारे आर्टिस्ट जो होते हैं वो कॉमिक्स से VFX में जाते हैं. इट्स द ओरिजिन. जी हाँ, ऑल बिल्कुल। 90s. हाँ हाँ. क्योंकि 90s के ज़माने में हमारे पास विजुअल मीडियम कहे जाने में दूरदर्शन और कॉमिक्स थे. और जी। दूरदर्शन दूरदर्शन में 70% न्यूज आते थे, 30% बच्चों वाले कोई चीज़ नहीं आती थी, सब एडल्ट्स के आते थे. संडे में शायद हमारे लिए कुछ बनता था. तो उसी समय में हमारे दोस्त बने कॉमिक्स. और कॉमिक्स से बढ़िया दोस्त आज तक नहीं मिला जो बिछड़ गया है, लेकिन उसकी याद हमेशा आती. जी हाँ। तो आपका ये इंटरेस्ट कब से हुआ? कब से आपको लगने लगा कॉमिक्स पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आ रहा है, या फिर आप इंटरेस्ट आपका अचानक अचानक शुरू हो गया और आप इतना करने लगे? कब शुरू हुआ ये? ये एक फनी इंसिडेंट है. पहले आपको याद होगा एक आता था, च्युइंगम आता था, उसका नाम था आई थिंक बिग बबल और बिग समथिंग उसका बबल नाम. का। हाँ. उसके अंदर छोटे छोटे कॉमिक स्ट्रिप्स आते थे. हम्म। अगर आप याद कर सकते हैं तो बहुत जी छोटे हाँ, साइज जी के हाँ। कॉमिक हम्म। स्ट्रिप्स आते थे, जिसमें कुछ डायलॉग्स नहीं होते थे, बट देखने में अच्छा लगता था. हम उसको कलेक्ट करते थे. बट उसी चीज को मैंने कुछ दिनों के बाद, मतलब पहले हमारे घर में हमारे लोकल लैंग्वेजेस के न्यूज़पेपर आते थे. जो न्यूज़पेपर्स आते थे उसमें कॉमिक स्ट्रिप्स नहीं आते थे. तो कभी कॉमिक से इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था हमारे हम तब मेरे लिए बस वो जो कॉमिक स्ट्रिप जो मिलता था बूमर में या वो बिग बबल से, तो मैं सोचता था कि वो कोई बच्चों के लिए कोई स्टिकर या ऐसा कुछ आता है जो कॉमिक्स में उस टाइम मतलब मिलता था. मतलब कोई भी अगर आप कैंडी या टॉफी वगैरह खरीद लो तो उसके साथ वो आ जाता था. तो हमें लगता था कि हाँ ये कोई छोटा मोटा गिफ्ट है जो कंपनी हमें देती है. बट कुछ दिनों के बाद जब हमारे घर में टाइम्स ऑफ इंडिया आने लगा तो उसके नीचे कॉमिक स्ट्रिप्स आते थे, डेनिस द मेनिस, आर्चीज, हैंटम, इस टाइप के आते थे, पजल्स रहते थे उसमें. तब मुझे पता चला कि दुनिया में ऐसा भी कोई फॉर्मेट है स्टोरी टेलिंग का. इंग्लिश पढ़नी नहीं आती थी, पर हर दिन इंतजार रहता था कि न्यूज़पेपर आए, मैं वो कॉमिक स्ट्रिप देखूं उसमें क्या बना है. और वो ब्लैक एंड व्हाइट में रहता था. वाह, आपकी जर्नी तो बहुत खूबसूरत है। बहुत मज़ेदार भी है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि हम लोग इंडियन कॉमिक्स के बारे में बात करेंगे। तो हम्म. बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि इंडियन कॉमिक्स का स्टार्ट तो शायद राज कॉमिक्स ने किया होगा। शायद पहला कैप्टन मार्वल, कैप्टन ध्रुव भी फेमस हुए होंगे। वो सुपर कमांडर. सुपर कमांडर ध्रुव, करेक्ट। यस. हाँ. तो ये एब्सोल्युटली एक गलत बात है. मिथ है। हाँ. कि कॉमिक्स की ओरिजिन हमारी हुई है कहाँ पे, मतलब राज कॉमिक्स ने किया या मनोज कॉमिक्स या तुलसी कॉमिक्स, ऐसा बहुत सारे सीरीज थे उसी, वो सब एक ही टाइम के थे.
एक एक ही ही टाइम टाइम पे, जोन में, अराउंड हाँ एक ही 80s, टाइम मिड 80s 80s ना, पोस्ट 70 के बाद से वो चालू हो चुका चालू था। हो चुके थे। हाँ, तब आई कैंट रिमेम्बर द पब्लिकेशन नेम, हम्म बट मोस्टली कॉमिक की ओरिजिन हुई है, आप बिलीव नहीं करोगे, जो हमारे ईस्टर्न जोन में है, हम्म भारत के ईस्टर्न जोन में। ईस्टर्न जोन क्या, भारत के हर तरफ में जो लोक कथाएं होती हैं, हाँ। आप देखे होंगे, अब मतलब होता है, हाँ जो बोलते हैं मधुबनी आर्ट, उसके बाद ये अपना जो रहता है क्या बोलते हैं उसको, पटचित्र रहता है, हम्म या इस तरीके के जो रहते हैं, जो स्टोरी टेलिंग का वो पहला मीडियम था। दैट्स ओके। द ओरिजिन ऑफ इंडियन कॉमिक्स। आप उसमें रामायण की पूरी पूरी कहानी होती है मधुबनी आर्ट्स में, आपने देखी करेक्ट होगी। करेक्ट करेक्ट। हाँ, वो है ओरिजिन। और मॉडर्न डेज में अगर आप बोलोगे, हम्म तो पोस्ट इंडिपेंडेंट हम्म एक कॉमिक आया था, बातुल। बातुल। बातुल, ही इज द फर्स्ट इंडियन सुपर हीरो इन मॉडर्न एज, हिज नेम इज बातुल। ये बात तो बहुत कम ही लोग को पता होगा शायद। हाँ, उसके बाद जब थोड़ा हम आगे आए, मॉडर्न इंडिया थोड़ा आगे बढ़ने लगा था, उस समय एक कॉन्सेप्ट था चंबल वाले डाकुओं हम्म की, डाकू वाला कॉन्सेप्ट आया था। तो उस समय जो गांव के लोग मिलके कैसे डाकुओं को रोकते थे, उसके ऊपर एक कॉमिक बुक बना था जिसका नाम था बहादुर। बहादुर। हाँ, तो बहादुर और बातुल, ये है इंडिया के पहले कॉमिक सुपर हीरोज। और चाचा चौधरी हैं पहले कॉम, जो बोलते नहीं, मतलब जो ह्यूमर वाले, ह्यूमर वाले। हाँ पहले करेक्टर हैं चाचा चौधरी। आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, आपको शायद सुनकर अच्छा लगेगा। हम्म महाराष्ट्र के जो बाला साहब ठाकरे थे, हम्म जो अपने चाचा चौधरी है, उनके साथ उनका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जो प्राण कृष्ण थे, जो उनके मित्र, उनके फ्रेंड थे, हम्म वो भी एक कॉमिक, जिन्होंने जो ओरिजिन है, डायमंड कॉमिक्स के जो फाउंडर थे, वो जी। उनके बहुत अच्छे मित्र थे। हम्म इनिशियल डेज में बाला साहब ने भी चाचा चौधरी में कुछ अपना इनपुट दिया था। वाह, क्या गजब की बात है। तो जब भी हम सोचते हैं अभी कॉमिक्स के बारे में, तो सीधा चल जाते हैं वेस्टर्न, चल जाते हैं मार्वल की तरफ चल जाते हैं। ठीक है। और जब हम लोग ईस्ट सोचते हैं, अपना तो सोचते हैं, जब इंडिया के बारे में सोचते हैं तो वहीं अटक जाते हैं, वही डोगो में, वही ध्रुव में। तो इसके अलावा और क्या क्या इंटरेस्टिंग हम लोग क्रिएट किए हैं जो कि बहुत पढ़ने लायक है, बहुत अच्छा है, पर लोगों ने उसको रिस्पॉन्स नहीं किया उतना। देखिए, रेस्पॉन्स तब आएगा जब आर्टिस्ट जो है, आर्टिस्ट का जो आर्ट वर्क है, वो बाहर निकलेगा। आपको मैं पहले, इसके दो पहलू हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, और जो आ रहे हैं वो हमें क्यों नहीं मिल रहे हैं, इसके दो पहलू हैं। पहला चीज, आपको मैं 80s और 90s में लेके जाता हूँ। उस समय आर्टिस्ट बहुत थे, लेकिन जो कंपनीज थे, वो लिमिटेड आर्टिस्ट को हायर करती थी, क्योंकि वो उनके एक माइंड में बन चुका था कि इसी को इसी फॉर्मेट में बनाना आता है। मतलब समझ लीजिए, अभी अगर प्रताप मलिक जी हैं, जिन्होंने नागराज के लिए पेंट स्केचेस किए थे, जी हाँ। उनको अगर कोई लेता है, तो बाकी सारे पब्लिकेशन उसी आर्टिस्ट को ले लेते थे। या दिलीप चौबे जी जो है, जो अपने जो परमाणु और तिरंगा का जिन्होंने बनाया है, लोग उन्हीं को ही ले लेते थे। उनके दिमाग में ये छप गया था कि यही कॉमिक्स बनाते हैं। बट मार्केट में आर्टिस्ट की कमी नहीं थी, तो एक ही आर्टिस्ट को एक महीने में 3 से 4 पब्लिकेशंस के लिए कॉमिक्स बनाने पड़ते थे। तो क्वालिटी का डाउनफॉल भी हो गया साथ ही साथ। हाँ, क्वालिटी का डाउनफॉल हो जाता था। और समर, जो बोलते हैं समर डेज में, हाँ हाँ कॉमिक्स हम लोगों के लिए तो मजेदार होता था। जो आर्टिस्ट थे, हाँ हाँ। वो एकदम आइसोलेट हो जाते, उनके लिए समर नहीं था। वो पूरा समर में कॉमिक्स लिखते थे, क्योंकि उनको एक महीने में जहाँ एक कॉमिक्स निकलता था, अब वहां पे उन्हें 2 से 3 लिखना पड़ता था, और वो भी डिफरेंट पब्लिकेशंस के लिए। तो क्वालिटी डाउन हो गई। तो जिसने क्वालिटी मेंटेन की, जैसे राज कॉमिक्स ने, डायमंड कॉमिक्स ने, उन्होंने मेंटेन किया, या अमर चित्र कथा ने, हम्म तो उनका क्या हुआ, ये बच गए। और मार्केट में बाकी जो कंपटीशन थे वो खत्म हो गए। हम्म जे तो अभी जो कंपटीशन है, ये जो बोलते नहीं, ये इक्वल नहीं था। जैसे हमारे डायमंड कॉमिक्स आता था, या टिंकिल, ये सब जो रहते हैं, ये बच्चों के जॉनर को, बच्चों को पकड़ते हैं। और अपना जो रहता है अमर चित्रकथा,
इट्स फॉर जो स्पिरिचुअल स्टोरी और दादा दादी की जो नाना नानी की जो कहानियां रहती हैं वो पकड़ते, या लाइफ बायोग्राफी। और राज कॉमिक्स जो था वो सुपर हीरो वाली थी। हम्म। तो उनके जो कंपटीशन थी वो इक्वल कभी थी ही नहीं। ओके। कभी इक्वल मतलब नहीं थी। सबकी कभी इक्वल थी नहीं। तो मार्केट में कंपटीशन खत्म हो गया। आर्टिस्ट जो थे उनकी मतलब होकर भी उनको लिमिटेड कर दिया गया। हम्म। तो उसी वजह से जो हुआ ना, धीरे धीरे आर्ट जो रहते क्वालिटी घटती गई, तो रीडर्स की जो इंटरेस्ट भी है वो भी उसके साथ ही घटता गया। क्योंकि मतलब अगर, हाँ, एक ऐसा आर्ट क्योंकि फॉर्म, एक आर्ट फॉर्म को बिजनेस बना के ट्राई किया गया तो वो बहुत बुरी तरह से फेल हुआ है। देखिए आर्ट फॉर्म को बिजनेस बनाएंगे ना, मैं बोलता हूँ ये एक चीज है, सिंपल चीज, कोई भी चीज को आप ट्रांजैक्शन में ऐड करोगे तो क्वालिटी थोड़ी बहुत जाती है, लेकिन दैट्स नॉट ए वैलिड पॉइंट। मैं सीधी बात बोलता हूँ। क्योंकि वही वो चीज अगर होती तो वेस्टर्न कॉमिक्स आज भी चल रहे हैं। जी हाँ। डिटेक्टिव कॉमिक्स डीसी बन के मूवी बना चुका है अभी। हम्म। एक्शन कॉमिक्स चेंज होके मार्वल बन गया। हम्म। और आई थिंक एक्शन कॉमिक्स शायद नहीं था, मेरे को नाम थोड़ा ठीक से याद नहीं है। मार्वल जो है वो मतलब एक छोटी सी कंपनी थी, वो ग्रो करके आज, मैं बोलता हूँ, जब उसने अपनी स्टूडियो स्टार्ट किया, स्टूडियो में जब स्टार्टिंग मूवीज में काम हुआ था उसने 25 करोड़ 25,000 करोड़ समथिंग उसने इन्वेस्ट किया था। मतलब यूएसडी में क्या होगा आप लोगों ने ट्राई कर, उसने उसका 10 लाख, हम्म। मतलब 10 गुना, 10 गुना मतलब 25 लाख उसने करोड़ इनकम किया था। तो जो लोग, और उनकी कॉमिक बुक आज भी उनकी प्राइमरी है, वो कॉमिक्स बना रहे हैं। तो जो कहते हैं कि रीडर्स की कमी है, रीडर्स की कमी है नहीं आज भी इंडिया में। देखिए मेरा एज अभी 35 साल का हूँ, मैं आज भी कॉमिक्स पढ़ रहा हूँ। रीडर्स की कमी नहीं है। मेरे जनरेशन क्या, मेरे से भी छोटे लोग जो हैं, बच्चे हैं, वो भी कॉमिक्स पढ़ते हैं। हम्म। पर आप बेसिक चीज हमें दो, हम पढ़ेंगे। जैसे कि न्यू ने, तो इसके वजह से क्या हुआ ना, जो कहते हैं कि पूर्वजों की गलती की सजा बच्चों को मिल जाती है। तो वही हुई है कि अपने जो पुराने जो पब्लिकेशंस थे हम्म। उन्होंने उस चीज को इतना मैस्ड कर दिया है कि अभी जो नए पब्लिकेशंस भी आ रहे हैं हम्म। वो मार्केट में पिकअप नहीं ले पा रहे। आई वांट टू मेंशन एन मियाली ड्रीम क्रिएशन। आप अगर इसके कोई भी कॉमिक्स पढ़ो या उसका कोई भी आर्ट वर्क देखो, आपको ऐसा लगेगा कि दे आर मेड, इट्स मेड इन एआई। इतना फाइन क्वालिटी। हाँ, इतनी फाइन क्वालिटी है, बट एवरीथिंग इज हैंड ड्रॉन। उनकी एक एक कॉमिक्स आने में एक एक साल लग जाता है। 1 साल 6 महीना ऐसा लेते हैं वो लोग टाइम। आर्टिस्ट को प्रॉपर टाइम दिया जाता है। जैसे बुल्स आई कॉमिक्स प्रेस है, वहां आप उसके कॉमिक्स देखो। और एक चीज है कि अभी भी जो कॉमिक्स बन रहे हैं ना, तो उन्होंने अपने माइंड में हमने बना रखा है कि कॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ हम्म। एडल्ट के लिए बनती है। कॉमिक्स माने सुपर हीरो, हम्म। कॉमिक्स मतलब ह्यूमर। मतलब हमने अपने आप को कुछ पर्टिकुलर जॉनर के साथ ही बांध लिए। वही आप देखिए कि जापान में उनके पास जॉनर्स की कोई कमी कमी नहीं। स्पोर्ट्स है उनके पास, एक्शन एडवेंचर है, उनका जो पीरियड ड्रामा है, पीस ऑफ लाइफ है। हम उन चीज़ों को एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे। अगर आप सोचिए, घर बैठ के जो एक हाउसवाइफ होती है हम्म। वो एक डेली मैगजीन पढ़ लेती है, उसमें जो छोटी मोटी कहानियां होती है वो आज भी लेडीज पढ़ रही हैं। बिल्कुल। क्यों पढ़ रही है? क्योंकि उनको उनकी जो रहते हैं, उन सबको अलग अलग जॉनर पसंद है। हम्म। सब अलग अलग जॉनर की चीजें पढ़ना चाहते हैं। अब प्रोड्यूस कीजिए ना, सब पढ़ते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक मूवी देखी थी, उसका नाम था, मेरे को याद नहीं आ रहा है। इट्स अ जापानीज मूवी, एनिमे मूवी। इट्स नेम वाज, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, बट मैं बता देता हूँ। हम्म। उसकी स्टोरी क्या है कि एक लड़की सोती है, हम्म। वो उठती है एक दूसरे जगह पे। जब वो उठती है उसकी बॉडी स्विच हो जाती है। इट्स अ पीस ऑफ लाइफ स्टोरी। हम्म। तो उसमें, उस स्टोरी में ये होता है कि लड़की की बॉडी स्प्लिट हो रही है लड़के के साथ। हम्म। वो लड़के का एक जिंदगी जीती है एक दिन, और दूसरे दिन फिर अपने बॉडी में आती है, और उसी समय उस लड़के का जो बॉडी है उस लड़की के साथ स्विच हो रहा है। तो इस वजह से क्या हो रही है कि उसकी
जो स्टोरी मतलब दोनों एक दूसरे के बारे में जान रहे हैं, और सबसे ट्विस्ट बड़ी बात है कि लड़की 15 साल पहले की है। ओह नाइस। तो ऐसी स्टोरी, आप उस साल की वो मूवी, उस साल की एक हाईएस्ट अर्निंग एनिमेटेड मूवीज थी। हम्म। तो अगर ऐसी स्टोरी वो लिख सकते हैं, क्यों हम नहीं लिख सकते? हम्म। क्या हमारे पास आर्टिस्ट की कमी है? हम्म। प्रॉब्ली जो चांसेस बन रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ रीजन क्या है। पोस्ट इंडिपेंडेंस जब आए हम, हम्म। तो मोस्टली हमारी जो इंडियन कॉमिक्स है वो फिल्म ड्रिवन है। हम्म। मतलब हमको फिल्म जो रहती है, मूवीज जो बनती है, मूवी के ऊपर डिपेंडेंट है कि मूवी में ऐसा बनता है तो हम ऐसा ही बनाएंगे। आप ओके। देखिए कि हमारी जो कॉमिक्स है स्टोरी बेसिस रहती है। एक लव ट्रायंगल होगा बैकग्राउंड में, एक लव ट्रायंगल है, एक सुपर हीरो अपनी लाइफ जी रहा है, फिर आके वो कनेक्ट हो रहा है। तो ऐसी स्टोरीज मूवीज में आपको देखने मिलेगी। लेकिन अभी आप वही सेम स्टोरी किसी दूसरे फॉरेन कॉमिक को लेकर आप देखिए, उनमें वो लव का जो एंगल होता है बहुत मिनिमल होता हम्म। हम्म। है। जो ह्यूमन इमोशंस जो होते हैं वो उनको रखते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आप इमोशन को हटा के हम्म। कॉमिक्स लिख दो, नो, इट्स नॉट, इट्स टोटली इम्पॉसिबल। तो वो जो है, हमने ह्यूमन इमोशन को इतना ऐड कर दिया कि उसमें जो रहता है, जो सुपर हीरो फैक्टर रहता है, वो नीचे हो जाता है। करेक्ट। मतलब जो हमें हीरोइज्म को जो सेलिब्रेट करना था, हम्म। हमने उसको कुछ जगहों पे हमने उसको फैमिली ड्रामा बना दिया। बहुत नीचे लेके आ गए। जैसे, हाँ, बहुत नीचे। जैसे कि एक स्टोरी है डोगा का। हम्म। आप सुन के आपको हंसी आएगा कि एक कुछ लोग हैं, हाँ। मुंबई आए हैं। ओके। रीजन क्या है? उनकी जो बेटी है, उनका, उसका जो हस्बैंड है हम्म। वो खो गया है कहीं, तो वो उनको मिल नहीं रहा है। तो इस बीच में उनको डोगा मिल जाता है। हम्म। डोगा फिर उनको ढूंढते रहता है, ढूंढते ढूंढते पता चलता है कि जिसको वो ढूंढ रहा है हम्म। वो आदमी एक क्राइम लॉर्ड है। हाँ। तो उसने अपने फैमिली का तड़का दे दिया। हम्म। उस चीज को आप मिनिमल कर सकते थे। स्टोरी को आप जो ओरिजिनल जो क्राइम की स्टोरी थी आप उसको लिफ्ट अप कर सकते थे, वो आपने नहीं किया। प्रॉब्लम ये है कि पोस्ट इंडिपेंडेंट हमारी जितनी भी स्टोरीज बनी, हम्म। सब बनी इसी इसी फॉर्मेट में। तो हमारा माइंड भी उसी तरीके से डेवलप हुआ है। तो स्टोरी भी, मतलब हमारा लिटरेचर बेस्ड कोई स्टोरी नहीं है। हम्म। मतलब ऐसा नहीं कहूँ कि 100% कुछ हैं, हम्म। कुछ विजनरी आर्टिस्ट हैं, बनाते हैं चीजें। जैसे आप देख सकते हैं द विलेज। द विलेज आप देख सकते हो, कोड नेम अल्फा उसमें है। अगर आप बोलोगे प्योर हीरोइज्म को सेलिब्रेट अगर आज के डेट में कोई कॉमिक्स कर रही है तो वो है कोड नेम अल्फा। उसके 2 पार्ट्स हैं। उसमें हीरोइज्म को सेलिब्रेट कैसे किया जाता है उसमें दिखाया गया है। इफ यू फॉरगेट अबाउट द हीरोइज्म, हम्म। योर कॉमिक्स इज नॉट मोर देन ए बुक ऑफ फिक्शन स्टोरी, नथिंग मच। उसमें कुछ नहीं, आपने फिक्शन के कुछ चीजें लिख दी और इसको छाप के अपने मार्केट में भेज दिया। दैट्स द अनदर रीजन ऑफ डाउनफॉल ऑफ इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री। ठीक है, हमने अभी बात किया बिजनेस के बारे में, जो सबको जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है कि हमारा बिजनेस कहाँ ख़राब हुआ, क्यों ख़राब हुआ। और लोग हमेशा, ऑब्वियस। हर जगह लोग बोलते रहते हैं कि क्यों नहीं हम इंडियन कॉमिक्स चलता है, क्यों नहीं इंडियन कॉमिक्स से मूवी बनता है। पर मेन जो फैक्टर है जिसमें आपने बात किया वो बहुत ज़रूरी था सबको बताना। तो अब हम चलते हैं मेन कॉमिक्स के बारे में बात करेंगे, कुछ मज़ेदार बात। तो शुरू करते हैं शक्तिमान से। ओके। शक्तिमान शायद अकेला एक ऐसा होगा जो सीरीज बनने के बाद कॉमिक्स बना, करेक्ट? यस। राइट। और उसका इम्पैक्ट जो हुआ वो भी इम्पैक्ट उसको पता ही है कि उसके बाद शायद कॉमिक्स बनने बंद ही हो गए होंगे शायद। उसका इम्पैक्ट इतना ह्यूज होगा शायद। नहीं, कॉमिक्स पहले मैं स्टार्ट करने से पहले बोल देता हूँ अभी से, सॉरी शक्तिमान। हाँ, क्योंकि शक्तिमान के बारे में बोलने से पहले सोचना पड़ता सोचना है। पड़ता, करेक्ट बात हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ, शक्तिमान जो है, इट्स नॉट ए ओरिजिनल कैरेक्टर। है। ओके। उससे पहले एक सुपर हीरो आया था, राज कॉमिक्स ने बनाया था, उसका नाम था प्रचंडा। प्रचंडा। यस। शक्तिमान को जैसे उसकी शक्तियां मिली है, प्रचंडा को भी वैसे ही मिली है। अरे, ये तो लोग, और अब, बहुत सारे हाँ, बच्चों का दिल टूट जाए।
अरे सच बात है, बच्चों का क्या नहीं, कुछ लोग जो अपने आप को अभी एडल्ट भी समझ रहे हो उनका भी टूट जाएगा, जो सब अभी भी अपने आप को शक्तिमान मानते हैं। हाँ हाँ। ठीक है। तो प्रचंडा नाम का एक सुपर हीरो था, जो कि ये बोलते हैं जो क्रिएटर से बोलते हैं कि ये इसकी ओरिजिन महाभारत से है, ओके। शक्तिमान की। हाँ हाँ। लेकिन प्रचंडा की जो ओरिजिन है वो है सतयुग से, मतलब महाभारत से भी पहले। हम्म। तो प्रचंडा में भी यही पंचतत्वों की शक्तियां हैं, उसने भी अपनी कुंडलिनी जगाई है, देवताओं ने उसको शक्ति दी है और वो वैसा बन गया है। बस वो सूट नहीं पहनता, वो अंडरवेयर पहनता है। ओके। बस कपड़े की कमी है, बाकी ऑलमोस्ट उनकी ओरिजिन एक जैसी है। और शक्तिमान क्या आ रहा है, आप बात जो कर रहे हैं, शक्तिमान को 100% डिनाइल में नहीं ले सकते। जो कहते नहीं, जो उसको आप हेट कर सकते हो या मतलब यू कैन प्रेज कर सकते यू हो, कैन हेट मी, बट यू कैन कांट, लव मी, बट यू कांट इग्नोर मी। हाँ यू कांट इग्नोर शक्तिमान, क्योंकि शक्तिमान ने हमारा चाइल्डहुड बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो शक्तिमान को हम ऐसे मतलब फुली डिनायल मोड में नहीं ले सकते। तो मैं बताता हूँ, शक्तिमान जो है उसमें अच्छी बात ये थी कि जब हम पूरा जो बैठा था, मतलब जो मीडिया सिस्टम जो था, या तो वो एडल्ट के लिए था या सीनियर सिटीजन्स के लिए था। हम्म। अब एडल्ट, सीनियर सिटीजन, मैच्योर, वो अलग अलग चीजें हैं, वो आप खुद सर्च कर लीजिएगा। क्योंकि अगर मैं एडल्ट बोल देता तो बहुत लोग सोच लेते कि एडल्ट में तो सब आ जाते हैं। हम्म। वो नहीं होता है, एडल्ट वो नहीं होता। तो जब विजुअल मीडियम में फर्स्ट टाइम हमें कुछ देखने को मिला था वो था शक्तिमान, और वो बहुत ही बढ़िया बना था, जो हमें उस टाइम लगता था, अब नहीं। नहीं नहीं, वो तो नॉस्टैल्जिया हो गया, वो हमेशा हाँ, जब तक। बट शक्तिमान में एक प्रॉब्लम थी। हम्म। शक्तिमान की जो स्टोरी भी थी वो भी कभी ओरिजिनल थी नहीं। हम्म। तो धीरे धीरे, मैं बोलता हूँ, जब शक्तिमान स्टार्ट हुआ था 97 में, हम्म। तब मैंने देखना चालू किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। हम्म। विद इन 2 to 3 years में हम्म। जो रहता है, मतलब ग्रोथ, हम्म। मतलब जो ह्यूमन लेवल में ग्रोथ हो जाता है, मतलब पर्सनल लेवल में, जैसे जिस जगह में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आ गई, हम्म। सबको टेलीविजन डिफरेंट सैटेलाइट मीडियम का मिल गया, ऑप्शन मिल गया। तो उस समय पहली बार जब मैंने देखना शुरू किया सुपरमैन, हम्म। तो मुझे लगा यार तो पूरा चिपका दिया वहां से लाके। वो भी वहाँ पे न्यूज़ में काम करता था, ये भी काम करता था। हाँ वो भी हाँ। चश्मा पहन लेता था, ये भी चश्मा पहन लेता है। और अरे सुनिए सुनिए, जो चश्मे की बात है ना, हम्म। इसमें वो चश्मा पहन लेता है, लेकिन सुपरमैन का जो चश्मा वो पहनता है हम्म। वो स्पेशल चश्मा है। वो जब वो चश्मा पहनता है हम्म। तो उसका जो है कुछ, मतलब वो एक एलियन टेक है, वो पहनता है ना, तो सराउंडिंग के लोगों के सामने उसका चेहरा दिखता ही नहीं। ओके। मतलब वो जिसको देखते हैं हाँ। वो सुपरमैन है नहीं, उनके लिए उसका चेहरा ही अलग हो जाता है। ओके ओके, जो हमको दिखता है वो, पर वो एक्चुअली में उनको नहीं वो दिखता है। उसका चेहरा वैसा नहीं, जैसा कि अभी मैं एक चश्मा पहन के यहाँ पे बैठूंगा, हाँ। क्या मेरी आइडेंटिटी चेंज हो नहीं जाएगी? नहीं। ह्यूमन ह्यूमन आए तो उतना हम्म। बेवकूफ है नहीं। इस चीज को जब उन्होंने पहली बार बनाया था, तब ये बात उन्होंने ऐड नहीं किया था। हाँ लेकिन धीरे धीरे जब उनकी नई कॉमिक्स आने लगी, हाँ। अभी के जनरेशन में, उन्होंने उसमें एक पॉइंट ऐड कर दिया हाँ। कि ये एक एलियन टेक है जिसको पहनने के बाद सामने वाले को आपका चेहरा अलग दिखता अलग दिखता है। ये तो बहुत बड़ा रेगुलेशन है एक तरीके का। तो अगर हम थोड़ा बचकाना मोड में जाए, ठीक है, तो कोई ऐसा सुपर हीरो, ठीक है, जो कि मतलब बहुत ताकतवर है, मान वो शक्तिमान से ज़्यादा ताकतवर है, सुपरमैन से ताकतवर है, पर उसके बारे में लोग जानते नहीं है, हम उसके बारे में बात नहीं करते। इंडियन कॉमिक्स में ऐसा कोई सुपर हीरो है क्या? है। अभी तो आपने जो बोल दिया, जैसे शक्तिमान बोल दिया, प्रचंडा मैंने एक तरफ रख दिया। हम्म। हाँ, तो एक ऐसा सुपर हीरो है, हम्म। मतलब वो शक्तिमान जितना पावरफुल तो मैं उन्हें कहूंगा नहीं, शक्तिमान या नागराज जितना वो पावरफुल नहीं है, लेकिन हाईली अंडररेटेड है। उसका नाम है एंथनी। एंथनी। यस। आप सोचो, आप जहां तक देख सकते हो हाँ। आप वहां तक को ट्रैवल कर सकते हो, आपकी ट्रैवलिंग स्पीड वहां तक हो। ओ, गजब पावर है तो। हाँ, और वो एक लिविंग डेड है, मतलब मर चुका है, हम्म। उसका पुनर्जन्म भी हो चुका है। हम्म। मतलब उसका जो पुनर्जन्म हुआ है वो उसका ग्रैंडसन है।
ओके। लेकिन जब भी उसकी जरूरत पड़ती है तो वो अपने पुराने बॉडी में रिटर्न आके अपना जाता है फाइट काम करने के करके लिए। चल जाता है फिर। हाँ, मतलब अगर आपका आप अगर कोई क्राइम करते हो ना, वो जब आता है ना तो पूरे सराउंडिंग में, मतलब जो बोलते नहीं, रॉटन स्मेल आता है, मतलब हर जगह सड़ गया हो स्मेल आएगा। हम्म। मतलब उसके कॉमिक्स में एक लिखा गया है, अगर आप कुछ काम करते हो और आपको खुशबू नहीं आती तो जान लो एंथोनी आसपास है। ओ, क्या हुकअप लाइन है ये, तो बहुत अच्छा हुकअप लाइन है। तो तो हाँ, तो और उसको काफी नीचे रखा गया। मैं बात ही नहीं, उसके हम भी पहली बार सुन रहे हैं इसके बारे में, एंथोनी के बारे में। और सुन हाँ, के तो और आप सोचिए, आपको अगर आग लगे तो आपको कैसी फील होगी? हम्म। आपके बॉडी में किसी ने आग लगा दी, मतलब थोड़ा भी कभी चाय वगैरह भी हम्म। गिर जाता है तो जलता है। हम्म। एंथनी अपने बॉडी से आग निकालता है जो कि -डिग्री में से भी ज्यादा ठंड है, वो नरक की आग है जो ठंडी होती है। अच्छा। ठंडी आग वो इंसान को जलाता नहीं, अंदर से चीर देता है। तो कमाल की ताकत है तो। अगर अगर आपको ऐसा बोला जाए कि अगर आपको एक दिन के लिए बना दिया जाए नेटफ्लिक्स का हेड, और आपको बोला जाए इंडियन कॉमिक्स से एक कॉमिक्स चुनो जो नेटफ्लिक्स अगर बना दे तो सारी रिकॉर्ड तोड़ देगा, सारी रिकॉर्ड तोड़ जाएगा एक दिन में। मेरे पास तीन ऑप्शन है। तीन ऑप्शन है। पहला, अगर मैं, क्योंकि अगर नेटफ्लिक्स आज मतलब क्रिएटर्स को इतना बजट नहीं देता कि कोई अच्छी मूवी बना सकता, लेकिन मैं तीन आपको ऐसी मूवी बोलूंगा जिस पे आप काम कर सकते हो और अच्छी खासी आपकी बेनिफिट है। एक कॉमिक जॉनर में आता है बांकेलाल। बांकेलाल। जी। यस, बांकेलाल। मैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बाद में हाँ बताऊंगा, हाँ। पहले आपको बता देता हूँ। पहला है बांकेलाल। दूसरा आपको आ जाएगा अपना डोगा। डेफिनेटली डोगा। इट्स पर मैच्योर कंटेंट। मतलब जोगा। अगर जिसने जिसने डोगा देखा है हम्म। उसको पता। मैं कहूँगा डोगा इज द वन एंड ओनली ओरिजिनल कैरेक्टर वी डिड मेड इन इंडिया। वन एंड ओनली। डोगा के अलावा कोई ओरिजिनल कैरेक्टर है नहीं। और थर्ड है ऑब्वियसली एंथनी। एंथनी। अच्छा। यस। क्योंकि देखिए मैं सबका बताता हूँ। हम्म। बांकेलाल के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। वो थोड़ा पीरियड ड्रामा है। अच्छा। राजा राजा रानियों वाली कहानी है, हम्म। जो कि बच्चे और नॉर्मल ऑडियंस जो ज्यादा वायलेंस पसंद नहीं करती, हाँ हाँ। लेकिन थोड़ी पसंद करती है, बहुत मतलब विक्रम बेताल टाइप की कहानियां वो, आई एम सॉरी, टाइप की है। जैसे कि एक बच्चा है जिसको भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि तुम काफी चतुर बन जाओगे। तो वो लड़का चतुर बन गया लेकिन शैतान था, तो भगवान के साथ ही उसने मस्ती कर दी। अच्छा। तो भगवान गुस्सा हो गया, बोले कि तू चतुर है लेकिन बड़ा बदमाश है, तू मूर्ख हो जाएगा। हम्म। तो घर वाले बोल देते कि नहीं नहीं, हमारा बच्चा तो, ये तो छोटा बच्चा है, उसने गलती कर दी, इसको मूर्ख हम्म। ऐसा मत दीजिए, हम्म। आगे कैसे जिंदगी। बोला ठीक है, ये चतुर रहेगा लेकिन कभी धनवान नहीं बन सकता। जिससे कुछ जिसकी कुछ जिसके अगेंस्ट में कुछ गलत काम करेगा हम्म। उसका अच्छा हो जाएगा, और इसी से जो पैसा मिलेगा वो उसी में जिंदा रहेगा। मतलब दूसरों का कर बुरा तो हो भला जैसा टाइप का उसका होगा, सिनेरियो है। तो बांकेलाल वैसा है। वो हाँ पहुंच जाता है एक राजा के पास, हाँ मतलब वो चतुर आदमी होता है ना, तो राजा उसको रख लेता है अपने पास, देखता है बहुत चतुर आदमी है। हाँ। तो उसका दिमाग में टारगेट ये है कि मैं राजा को कैसे हटाऊं, मैं राजा बन जाऊं। अच्छा। ये तो वो बहुत बहुत हाँ, मजेदार है तो। अरे बांकेलाल खतरनाक है। राजा वो इतने में भी नहीं रुका, बोला राजा को हटाऊंगा, राजा की जो रानी है उसको मैं अपनी रानी बनाऊंगा। इसीलिए आज तक उसने शादी भी नहीं की। अच्छा। मतलब शादी हुई है उसकी, लेकिन धोखे में हुई, वो भी एक चुड़ैल के साथ। और डोगा तो भाई अपना हैवी ईटर है। जिसने एनिमल देखा है डोगा, उसको भाई बहुत अच्छी लगेगी। और रही बात एंथनी की, जिससे मैंने बताया, एंथनी मैंने बता चुका। देखिए देखिए डोगा जो है ना, हम्म। मैं उसको बताऊंगा वो एक मैच्योर्ड कंटेंट है। बहुत, अभी मैं बोल देता हूँ मैच्योर कंटेंट मतलब क्या होती है कि एक आदमी होता है वो सही गलत में जो देख सकता है, हम्म। डिफरेंस जान सकता है, या सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को मतलब परख सकता है कि हाँ ये, तो उन लोगों के लिए डोगा है। ओके। ऐसा नहीं कि आप, क्योंकि ह्यूमन जो होता है ना, वो मीडिया और जो आर्ट फॉर्म्स हैं, आर्ट फॉर्म जैसे सिनेमा और इनसे हाईली इंस्पायर्ड होता है। हम्म। तो कभी कभी वो गलत काम कर देता है। मतलब मूवी से इंस्पायर्ड होकर लोगों ने बहुत गलत काम किए। ये इसका मतलब सीरीज ऑफ इवेंट्स है।
तो इसीलिए मैं बोलता हूँ डोगा इज ओनली फॉर मैच्योर ऑडियंस, क्योंकि जो इंसान सही गलत में डिफरेंस नहीं बता सकता, अगर उसके सामने डोगा जैसा कोई कैरेक्टर परोस दिया जाए, हम्म। तो मुश्किल हो जाएगी। और वो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। 200 गोली एक आदमी को मारता है वो। एक एक मूवी में उसका एक कॉमिक से एक आदमी को पकड़ता है, पूरा जो रहता है वो लार्ज साइज बैरल वाला गन पकड़ के उससे वो मारे जा रहा है, हम्म। और एंड में लिखता है 200 लोहा, 200 मतलब लोहा बोलता है, लोहा हम्म। मतलब बुलेट्स, हम्म। 200 लोहे मैंने इसके बदन पे उतार दिया, हम्म। अब देखता हूँ इसका वजन कितना बड़ा है। और एंथनी में जो बोल रहा था, इट्स पर बोलते हैं एडल्ट, हम्म। उसमें थोड़ा हॉरर है, उसमें थोड़ा एडवेंचर है, अब दिखा सकते हो। और आजकल हॉरर की डिमांड ज़्यादा है, इसीलिए मैंने एंथनी कहा है। अदरवाइज मैं सुपर कमांडर ध्रुव भी बोल सकता हूँ। हम्म। नागराज को तो मैं, जब तक इंडिया में सुपर हीरो ओरिजिन पे कोई अच्छी मूवी नहीं बनी, हम्म। मैं नागराज को कंसिडर ही नहीं करूंगा, क्योंकि नागराज के लिए जो बजट है ना, हाँ। वो हमारे हाथ के बाहर है। ऐसा ह्यूमन क्रिएट कर पाना भाई, मतलब वो कॉमिक्स में कैसे क्रिएट किए मैं अभी तक सोच रहा हूँ। हम्म। कभी कभी फंकी लगता है। वैसे नागराज अपना ओरिजिनल कैरेक्टर तो है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो थोड़ी वेस्टर्न चीजों से कॉपी की गई है, बट चलता है। हम्म। देखिए, एक होती है प्लेजरिज्म, हम्म। और एक होता है प्लेजरिज्म होता है एक चीज, और दूसरा चीज है इंस्पायर्ड। मैं हम्म। नागराज को इंस्पायर्ड कैरेक्टर में लेता हूँ, हम्म। उसको मैं प्लेजरिज्म में नहीं ले सकता। एक्चुअली मैं जो अगला सवाल था वो उसी से रिलेटेड था कि हमारा कोई ऐसा कैरेक्टर जो हमने मार्वल से उठाया हो या फिर डीसी से उठाया हो, पर डिसेंट है, ऐसा नहीं कि उठा के हमने कुछ गंदा काम कर दिया। हमने मार्वल से या डीसी से लिया हो, पर भी अपना वो जो है ओरिजिनलिटी उसमें बचा हुआ है, और वो अच्छा खासा ढंग का कॉमिक्स है वो। ऐसा कोई कैरेक्टर अपने इंडियन इंडियन देसी कॉमिक्स कुछ है क्या? ऐसा देसी कॉमिक्स अगर आप बोलोगे, तो पहली बात तो इंडिया में कोई भी कैरेक्टर ओरिजिनल नहीं है। पहली बात। हाँ, लेकिन अगर आप बोलोगे कि डिसेंटली हाँ, अगर डिसेंटली। किसी चीज पे, हाँ, अगर किसी पे काम किया है, तो मैं नागराज ही बोल दूँ। नागराज। क्योंकि नागराज जैसा, जितने की मेरे जितना मेरा नॉलेज है, नागराज इज इंस्पायर्ड फ्रॉम स्पाइडर स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन। हम्म। बट नागराज जो है, उसकी जो ओरिजिन स्टोरी, हम्म। वो एकदम देसी है। हाँ। जैसे 100 साल तक कोई नाग तपस्या करे, हाँ। तो उसको नागमणि मिलती है, हम्म। और नागमणि जब मिलता है तब वो एक इच्छाधारी नाग बनता है। हम्म। तो उस कॉन्सेप्ट को उन्होंने पलट दिया है। अच्छा। हाँ, मतलब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नागराज नाग है, इसीलिए इंसान इच्छाधारी नाग बन पाता है। हम्म। नो, नागराज बाय बर्थ ह्यूमन ही था। हम्म। उनके जो उसके घर में एक कुल देवता था उनका, उसका नाम था कालजयी, देव कालजयी जो था, हम्म। उससे उसने आशीर्वाद लिया। हम्म। मतलब आशीर्वाद नहीं, अभिशाप था उसको, उसके माँ को एक अभिशाप मिल गया था। तो उसके अंदर वो जहर, मतलब वो क्योंकि एक नाग देवता थे, तो उन्होंने अभिशाप में जहर दे दिया था, कालकूट जहर जिसको कहते हैं, हम्म। वो उसके अंदर उसने छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा कि मेरा क्या दोस्त था, मुझे तो फंसा दिया गया। तो देवता को उस पर थोड़ी क्या दया आ गई, रानी पे। तो उसने क्या किया, जो जहर है बच्चे की तरफ ड्रिव कर दिया, भेज दिया। बच्चा मुर्दा पैदा हुआ, उसके बॉडी के अंदर जहर है, वो मुर्दा पैदा हुआ है। हम्म। तो उसको नदी में बहा दिया गया। हम्म। वो कई सालों तक नदी में बहता रहा। हाँ। हाँ, साल, 200 साल, 300 साल ऐसे बह रहा है। एंड में उसको मिल वो जाता है एक आइलैंड में, जहां पे सिर्फ इच्छाधारी नाग रहते हैं। अच्छा। इच्छाधारी नाग के पास एक विष पुरुष पहुंचता है, मतलब नागराज नाग नहीं है, वो एक विष पुरुष है, इज ए बिस्पुर। वेनमस ह्यूमन। हम्म। उसको वहां पर वो पहुंचता है, तो वो लोग उसका जो करते हैं, थोड़ा उसका क्या बोलते हैं, उसके ऊपर कुछ ट्रीटमेंट करते हैं। हम्म। तो उसका क्या होता है कि बोलते हैं कि बच्चा जिंदा है, मरा नहीं है, हम्म। उसके सर तक जहर चढ़ गया है। तो उस देखना, नागराज का जो शरीर है ना, हम्म। अगर आप हो सके तो नागराज की फोटो वहां पर आप पेस्ट कर दीजिए। उसके गर्दन और हाथ, हम्म। ये जो चीजें हैं, हम्म। ये ह्यूमन जैसी दिखती है। हाँ। हाँ। क्योंकि जब उसके शरीर से वो जहर नीचे उतारा गया था, तो उसके अंदर वो, उसके बाद उसके शरीर में जान आ गई थी।
लेकिन बाद में वो कुछ होता है इवेंट, वो फिर से उस आइलैंड से दूर जाता है, वो एक मंदिर में पहुंच जाता है, ऐसा बहुत सारी चीजें हैं। तो आपने जैसे नागराज दीवार में चिपक सकता है, हाथ से नाग निकालता है, हम्म। अगर आप इन दो चीजों को इग्नोर कर दो हाँ। तो नागराज जी बोलते नहीं, एक ओरिजिनल करेक्टर है, क्योंकि नाग और इंडियन और नागों का कनेक्शन बहुत गहरा सालों कनेक्शन। से। हाँ, तो हम तो सांप को दूध भी पिला देते हैं जो वो पीता भी नहीं पिता भी नहीं। सही बात है। तो मार्वल्स इतने सारे कोलैब करते हैं, मतलब इस देश उस देश जाके वहाँ के आर्टिस्ट को हायर करते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं करती इंडिया का सुपर हीरो से लेके वो कोलैब कर ले। मार्वल में एक अगर इंडियन है। सुपर हीरो आ जाएगा तो फायदा तो मार्वल का ही होगा, और उनके पास पैसा कमी तो है नहीं उनके पास। यस यस यस, इंडियन सुपर हीरोज हैं उनके, लेकिन दे ओन क्रिएटेड। हाँ। मतलब हमारे यहाँ के कोई सुपर हीरो के साथ उनका कोलैब नहीं हुआ है। हाँ वही बात है, क्यों नहीं और हुआ। जो कोल हाँ, अब बताता हूँ। वो जो है, जो जो कोलैबोरेशन हुआ है ना, वो हाँ। अनऑफिशियल कोलैबोरेशन है। अच्छा, ये और क्या बात हाँ, अनऑफिशियल कोलैबोरेशन। है। इंडिया में हर सुपर हीरो का अनऑफिशियल कोलैबोरेशन वेस्टर्न हीरोज के साथ हो चुका है। ओके। हाँ, बट उस टाइम कॉपीराइट्स वगैरह का कुछ था नहीं, तो मार्वल कॉमिक्स का स्पाइडरमैन भी आ जाता था इंडियन कॉमिक्स में, और सुपरमैन भी आ जाता था, बैटमैन भी आ जाता था। अच्छा। हाँ, आप जानते हैं पहले का आता था थंडर कैट्स। थंडरकैट्स। थंडर कैट्स थंडर कैट्स के सारे कैरेक्टर विथ कॉस्ट्यूम, हम्म। पूरा का पूरा जो है उसका पूरा, आप जो लुक एंड फील, जो सारी चीजें हैं, हम्म। बैकग्राउंड, सबको उन्होंने छाप के, कॉमिक्स आता था क्रुक बॉन्ड नाम का, एक फनी डिटेक्टिव कॉमिक्स था, हम्म। उन सबको ले आए थे और उसके साथ उन्होंने फिर कोलैब कर दिया था। हम्म। थंडर थंडर किट शुरू होके खत्म हो गया, अब चालू भी नहीं हुआ है। आज तक उनको पता नहीं कि हम इंडिया में हमने कोलैबोरेशन करवा लिया। अच्छा। तो और एक चीज, इंडिया में आपने बोला कि कोलैबोरेशन नहीं हो सकता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन हाउसेस बंद हो चुकी हैं, और जो हैं वो इंटरनल डिस्प्यूट्स में उनकी लड़ाई चल रही है। ओके। हाँ, और आपने और एक जो बात कही कि डिस्प्यूट मतलब इंडियन, उसी के ऊपर, ओनरशिप के ऊपर हुआ, किसका ये हक। हाँ हाँ हाँ, राज कॉमिक्स इज नाउ स्प्लिटेड इनटू थ्री पार्ट्स। थ्री ब्रदर, उनके तीन भाई हैं, हम्म। एक है संजय गुप्ता, मनीष गुप्ता, और आई थिंक मनोज गुप्ता। हम्म। तीन भाई हैं, तीनों भाई के अलग हो चुके हैं, लेकिन उसमें जितने भी हैं ना, अगर मैं बोलता हूँ क्रिएटिव अथॉरिटी अगर संजय जी के हाथ में आ जाए, तो राज कॉमिक्स फिर से अपनी ग्लोरियस स्टेज को पा सकता है। अभी उन्होंने अपना खुद का एक नया पब्लिकेशन खोला है, अल्फा कॉमिक्स, और उसमें उन्होंने बहुत अच्छी कॉमिक्स बना रहे हैं इन टर्म ऑफ आर्ट एंड स्टोरीज बोथ। उनके एक कोर राइटर है साहिल शर्मा, हम्म। उनकी स्टोरीज इतनी यूनिक रहती है, अगर आप देखोगे तो आपको सोच नहीं पाओगे कैसी स्टोरी। उन्होंने अभी हम जो देख रहे हैं, अभी एक मूवी आई है कल की 2898 AD, कल की। उसके आने से पहले ही उस लेवल की उन्होंने स्टोरी लिख चुके हैं वो लोग। वाह। वो है प्रोफेसर अश्वत्थामा। मैं रेकमेंड करता हूँ आप एक बार पढ़िए उसे। प्रोफेसर अश्वत्थामा आप एक बार एक पढ़ना कॉमिक्स है, चाहिए। पूरा प्रॉपर कॉमिक्स एक। पूरी कॉमिक्स है जिसके 3 पार्ट्स आ चुके हैं। हम्म। ये साहिल शर्मा ने लिखा है, चित आई थिंक ड्रॉ किसने किया मुझे अभी इतना याद नहीं है, इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम। हम्म। मैंने अभी पढ़ा नहीं, उसका नेक्स्ट पार्ट्स भी कुछ आए नहीं अभी तक, तो मैंने पढ़ा नहीं। तो वही सब रह रहा है इशू। और जो बोले आप, जो आर्टिस्ट की बात, आर्टिस्ट के साथ बहुत सारे मतलब वेस्टर्न मीडिया के जो कॉमिक्स हैं वो कर रहे हैं, कोलैब करते हैं। जैसे एग्जांपल दूंगा, जब जैसे मैंने दिलीप चौबे जी का नाम कहा, उनको वो अब वो जापान में जाकर पढ़ा के आ चुके हैं स्टूडेंट्स को, आर्ट आर्ट मतलब जो फाइन आर्ट्स पढ़ाते थे वो वहाँ पे। उनको डिफरेंट टाइप का मार्बल, डीसी, हर जगह से काम आते हैं उनको। उसके नाम एक तदैम नाम का एक लड़का है, वो भी करता है कुछ, वो भी बहुत बढ़िया आर्ट वो करता है। और एक नाम है जिसके बिना ये जो हमने जो वाला फॉरेन कोलैब था, हम्म। वो है धीरज वर्मा। मैं उनको लिजेंडरी कहूंगा, मतलब वो लिजेंड है, हम्म। मतलब इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री में इज द फर्स्ट आर्टिस्ट जिन्होंने मार्वल के लिए काम किया था।
वाह, बहुत बड़ी बात है ये तो। हाँ, अभी वो हमारे बीच में है नहीं। मैं उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। वो बहुत मतलब बेहतरीन आर्टिस्ट है। मतलब इंडिया में जो एक कॉमिक के आर्ट कैसा होना चाहिए सुपर हीरो का, अगर किसी ने दिखाया है तो वो है धीरज वर्मा। एक मोस्ट अंडररेटेड आर्टिस्ट है। मतलब नाम उनका बहुत है लेकिन फिर भी मैं उनको अंडररेटेड ही कहूंगा। वो है अनुपम सिन्हा। ओके। सुपर कमांडर ध्रुव के जो राइटर हैं, हम्म। अनुपम सिन्हा। उनके पास उनके स्किल के हिसाब से आज तक उनको काम ही नहीं मिला मेरे को लगता है। उनको उनको सुपर कमांडर ध्रुव और नागराज के अंदर ही बंद कर दिया गया। उनको एक्सप्लोर किया ही नहीं किसी ने। मैं उनको कहता हूँ इंडियन स्टैनली। इंडिया के वो स्टैनली हैं। आज कॉमिक्स इंडस्ट्री में जितने भी आर्टिस्ट हैं, हम्म। अगर सब सुन रहे हैं, हम्म। ये बात शायद सब एग्री करें। कॉमिक इंडस्ट्री में जितने आर्टिस्ट हैं, वीएफएक्स इंडस्ट्री में जितने भी आर्टिस्ट हैं, सबके पीछे एक ही नाम आएगा। और उन सबके द्रोणाचार्य हैं अनुपम सिन्हा जी। अगर अनुपम सिन्हा जी ना होते हम्म। तो आज कोई वीएफएक्स आर्टिस्ट नहीं होता इंडिया में, ना ही कोई कॉमिक्स आर्टिस्ट होता। जैसे कि हम लोग कॉमिक्स को लेते हैं तो कॉमिक्स पहली जो चीज़ है वो बच्चे को रीच करता है, फर्स्ट वो बच्चे को रीच करता है। और बच्चे इसमें अगर कोई बच्चे को मन है, पढ़ते हैं जो, जैसे पहले पढ़ते थे हम लोग, तो बहुत टाइम जाते हैं इसमें। तो ये, अगर हम लोग चाहे तो एक कॉमिक्स को ऐसा बना सकते हैं कि बच्चे को बचपन से एक ढांचा दे सकते हैं कि वो साइकोलॉजिकल उसमें तैयार हो और एक अच्छे इंसान बन सके। ऐसा सोच रखने वाले कोई थे क्या कभी पहले? देखिए, पहले बात तो कॉमिक्स को लोगों ने काफी बुरी थी, मतलब जो बोलते एक गलत चीज के हिसाब से पहले पोर्ट्रेल किया गया है। क्योंकि हमारे मैं बोला ना, जब कॉमिक्स इंडिया में आई ना, ये एक्चुअली इंडिया एक लॉन्ग टाइम जो रहते हैं नहीं, मतलब जो स्लेवरी में हम थे, तो हमारे जो पेरेंट्स थे या उनके जो पेरेंट्स हैं, मतलब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, उनका काम ये था कि हम हमारा फ्यूचर सिक्योर सिक्योर करें। तो उससे पहले के ज़माने में एक नारा चलता था, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे क्या खराब बोलते हैं खराब। शैतान या खराब। खराब। ओके। ओके। तो वो जो था ना, उनको थोड़ा ज़्यादा ही हिट कर गया था। हम्म। तो कॉमिक वगैरह अगर कोई कोई बच्चा अगर हाथ में पढ़ रहा है तो बोलेंगे एक तो पिक्चर बुक क्यों पढ़ रहा है, वो कॉमिक्स नहीं बोलते थे। हम्म। वो पिक्चर बुक भी नहीं बोलते थे, बोलते क्या ये रंगीन किताबें पढ़ते हो। पहले देखना जमाने में बहुत लोग बोलते हैं ये रंगीन किताबें पढ़ता है। हम्म। तो फिर उसमें उनको उस समय क्या हुआ कि उनके दिमाग में छप गया था कि भाई कॉमिक्स अगर जो पढ़ रहा है ना वो एक एंटरटेनमेंट का सोर्स है। और ये मतलब जैसे खेल है, खेल मतलब एंटरटेनमेंट। तो जो कोई आदमी एंटरटेनमेंट से जुड़ जाएगा वो एजुकेशन से दूर हो दूर हो जाएगा। जाएगा। हाँ। तो एजुकेशन को हमें लिफ्ट अप करने के लिए उन्होंने कॉमिक्स को डिमोनाइज कर दिया। तो इस वजह से बट चीजें एकदम उल्टी थी, आपको अगर मैं बताने जाऊं। हम्म। बचपन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे कॉमिक्स के थ्रू पता चली थी। हम्म। मैंने अपने लाइफ में कभी लिफ्ट देखा नहीं था, लेकिन मुझे पहली बार पता चला कि लिफ्ट नाम की एक चीज होती है जिसमें आदमी घुसता है तो वो ऊपर जाता है। बहुत सा मेरे को ये भी पता नहीं था कि ऑक्सीजन की अगर कमी हो जाए, एक कॉमिक से फ्लेमिना हम्म। नागराज के, हम्म। उसमें एक सीन है कि उस जो फ्लेमिना नाम की एक लड़की होती है उसको कांच के अंदर बंद कर देते हैं। उसके बाद उसकी आग ठंडी पड़ जाती है। तब पता चलता। तो उसमें क्या होता है कि ना, उसमें एक डायलॉग है, जब वातावरण में क्या बोलते हैं ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो आग बुझ जाती है। वाह। उसके बाद जो हिम मानव यति यति। जो हाँ रहते हाँ। हैं, या हाँ ये सारी चीजें, वो आइस एज वाली चीजें कहाँ पता भाई। मैं जिस एरिया में रहता था वहां पे दूरदर्शन से अगर कोई अगर सैटेलाइट मीडियम में आ जाता था तो उसको अमीर आदमी मानते थे। मैं ऐसे एरिया से आया हम्म। हूँ, वहां पे कॉमिक्स से मैंने इतनी सारी चीजें सीखी। ये छोड़िए, कॉमिक्स मल्टीपल लैंग्वेजेस में पब्लिश भी होते थे। उस वजह से बहुत सारे लोग जो थे वो डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ, मतलब अभी जो आदमी साउथ में रह रहा है, हम्म। मतलब उसको हिंदी पढ़ना नहीं आता, हम्म। लेकिन कॉमिक्स वहां तक जब पहुंची, हम्म। कॉमिक्स के थ्रू उसने एक नई भाषा सीख ली। हम्म। सही बात है। मुझे मैं जब था तो मेरे को पहली बार हाथ में जो
प्रॉपर कॉमिक्स आई थी वो स्टैंडर्ड 1 में आई थी, मेरे को पढ़ना नहीं आता था। हम्म। और मेरे स्कूल में हिंदी सिखाते थे 5th स्टैंडर्ड में। हम्म। मेरे 4 साल का काम 3 साल के अंदर पहले से ही सीख लिया। हम्म। मैं जब स्टैंडर्ड 2 में था तब मेरे को हिंदी पढ़नी आती थी, लिखना पढ़ना दोनों आता था। आप हमेशा गलत चीज, मतलब कॉमिक्स कोई बुरी चीज नहीं है। अभी आप देखिए, हम ब्लैक होल की बात करते हैं, हम्म। कॉमिक्स में वो चीजें थी, ब्लैक होल। अभी साइंटिस्ट उस चीज को बोल रहे हैं ब्लैक होल के बारे में। अब अगर हम उसके बारे में कोई एडल्ट बात करते हैं ना, तो उनको लगता है कि भाई बहुत इंटेलेक्चुअल बात हो रही है। हाँ, और वही बात जब बचपन में बच्चा करता था, क्या फुद्दू बात कर रहा है बोल के साइड कर देते थे। सही बात है। तो कॉमिक्स जो है, उसके अगर आप उसमें से, अगर आप इसको सोचते हो कि ये ह्यूमर और एंटरटेनमेंट वाली चीज है, तो ये गलत है। उसमें बहुत सारी एजुकेशनल चीजें भी होती हैं। हाँ, ये भी डिपेंड करता है कि आर्टिस्ट कैसा है, राइटर कैसा है। अगर आर्टिस्ट अगर बांकेलाल टाइप की स्टोरी लिखेगा तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ये बाकीलाल भी अगर फन के लिए पढ़ा तो क्या गलत है इसमें? हाँ, उसमें कोई गलत नहीं, उसमें भी बहुत सारी ये सारी चीज। अगर मैं बोलना चाहूंगा कि अगर एंशियंट टाइम में अगर बातों को, मतलब कैसे बातें करते थे, हम्म। तो अगर उसको पकड़ बनानी है, हम्म। तो ऑब्वियसली बांकेलाल आप पढ़ सकते हो, राजाओं के जमाने में लोग कैसे बातें करते थे। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सीरियस होने वाला है कि अभी हमारे जो राइटर है वो कर क्या हम्म। रहे हैं। और पता है जो बिजनेस इतना खराब है तो बहुत कम ही लोग ज्वाइन करते हो राइटर इंडस्ट्री को, कॉमिक इंडस्ट्री को, और वो सर्वाइव कैसे कर पाते हैं। और ये ओवरऑल जो चीज़ है वो ठीक हो सकता है क्या, किसी भी तरीके होप है क्या? अगर आप कुछ बता सके कि ये ठीक होने का कोई तरीका है, कोई सुनने वाला अगर इसमें इंटरेस्ट दिखाए तो, या किसी को कॉमिक्स बुक में घुसना है बस उसमें काम करना का इंटरेस्ट है। देखिए, कॉमिक बुक जो इंडस्ट्री है ना, अभी मैं सच बताऊं तो इंडिया में वो सिंकिंग शिप है, मतलब ऑलरेडी वो पानी में आधा डूब चुका है। ओके। अगर आप उसको, हाँ, अगर आप उसको बचाना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है, आप नए आर्टिस्ट को चांस दीजिए। और जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें मैं आपको बताता हूँ, उनमें एक इशू है। जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, उसमें जो न्यू आर्टिस्ट आते हैं, अच्छे आर्टिस्ट आते हैं, उनके कॉमिक्स को बूस्टअप नहीं किया जाता। जो पेड मीडियाज हैं वो भी कॉमिक्स वहां पे छोड़ते हैं। उनके जैसे कॉमिक्स क्या है कि एक लड़का है, गरीब है, उसका मतलब डेली सोप टाइप का स्टोरी बनता है हम्म। कि एक लड़का गरीब है, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया किसी रिच लड़के के लिए, और वो जो लड़का है वो बाद में पता चलता है कि एक मल्टी मिलियनर का बेटा है। ए, वो कॉमिक्स, हाँ, आप देखते होंगे उसके एडवर्टाइजमेंट्स भी इस टाइप के आ ही जाते हैं। तो उस टाइप के स्टोरीज को वो बूस्ट दे रहे हैं। जो नॉनसेंस लिख रहा है उसको वो लोग बूस्ट कर रहे हैं। हम्म। और जो आदमी एक अच्छी स्टोरी लिख रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको, आ, जो कोड नेम अल्फा मैंने कहा कहा था कुछ टाइम पहले, जो कोड याले नेम ड्रीम अल्फा। प्रोडक्ट्स। हाँ, तो वो एक इतनी अच्छी स्टोरी है, लेकिन उस कहानी को कोई बूस्टअप नहीं कर रहा। वो कहानी लोगों को पता भी नहीं है। लेकिन वहां पे अभी ये जो मैं जिस स्टोरी के बारे में आपको थोड़े पहले कुछ बता रहा था कि जो इंस्टेंटली अमीर हो जाता है वो लड़का, हम्म। उसके भी व्यूअर्स मिलियंस में हैं। और जो ब्रिलियंट स्टोरी जो है, कोड नेम अल्फा टाइप की स्टोरी जो है, हम्म। उसके बिलीव नहीं करके बिलो 10,000 है। तो अगर आप अच्छे राइटर, हम्म। अच्छे क्रिएटर को आप चांस ही नहीं दोगे, जो मैं ये सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए मैं कह रहा हूँ। मैं खुद एक इंडिया आर्टिस्ट हूँ। मैं खुद अब मतलब जो रहते हैं नहीं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं हम्म। वहां पे अब पब्लिश करना बंद कर चुका हूँ। क्योंकि कोई मोटिवेशन ही अब नहीं रहा कि भाई मैं कुछ लिखूंगा और तो वो जा, लोगों तक हाँ पहुंचेगा। हाँ, मेरे व्यूअर्स तक पहुंच ही नहीं रहा। हाँ, व्यूअर्स, मुझे व्यूअर्स ही व्यूअर्स नहीं। आपके हैं पर कोई मीडियम तो होना चाहिए जो दोनों को जोड़े। अगर आप कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा ही नहीं तो वो लोग हाँ, पहुंच, बात कैसे पहुंचेगी वहां तक? देखिए, अभी उसमें फिर अभी आ गया है एआई। एआई। हाँ, एआई हमारा एक पॉइंट नोट करने वाली है कि एआई को हमने क्रिएटर समझा है। एआई क्रिएटर नहीं, एआई कैन क्रिएट, ही इज नॉट ए क्रिएटर। ये बात हमें समझना चाहिए। ऐसा एग्जांपल देता हूँ कि आपने एआई में कुछ इनपुट डाल दिए कि एक स्टोरी आप लिखो। एक कैबिन है, उसके अंदर कुछ बच्चे हैं, हम्म। एक आदमी जाता है अपने हाथ में चेन सॉ लेके, वहां पर जाता है। जब वो अंदर घुसता है तो वो जो बच्चे हैं वो ऑलरेडी पॉजेस्ड हैं कुछ डीमंस, स्पिरिट्स। हम्म। उसके ऊपर स्टोरी लिखो।
बोलो एआई को, एआई क्या लिखेगा? कि वो अंदर घुसा, चेन सॉ में देखा इतने सारे बच्चे हैं हम्म। और वो उसको रोक रहे हैं क्योंकि वो डीमन से पोजेस्ड है। हम्म। तो वो क्या करेगा नेक्स्ट मोमेंट में आपको हम्म। पता है, चेन सॉ लेके उन बच्चों हम्म। के साथ कुछ गलत करेगा वो आगे जाके। हम्म। दैट्स एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी यहाँ पर आता है आर्टिस्ट। आर्टिफिस वो होता है क्या बोलते हैं, कॉन्सियसनेस। आर्टिस्ट में होती है कॉन्सियसनेस। आर्टिफिशियली आप इंसान मशीन को इंटेलिजेंट बना सकते हैं, कॉन्सियस नहीं बना सकते। सही बात। तो वो, हाँ, अभी मैं अगर वो स्टोरी लिखूंगा कि मैं वो अंदर जाऊंगा, वो चेन सॉ लेके बच्चे आएगा, एक बच्चा मेरे सामने आएगा, अंकल मुझे बचा लो बोलेगा। हम्म। मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ, उसकी आंखें पलट के एकदम लाल हो जाएगी, वो मेरे को गर्दन पकड़, हम्म। दिमाग में ये चलेगा कि मैं बच्चे को मार कैसे दूं। हम्म। हम्म। वो तो पजेस्ट है। हम्म। एआई वो नहीं सोचेगा। नहीं सोचेगा, करेक्ट बात है। एआई नेक्स्ट मोमेंट में ये सोचेगा कि चेन सॉ से बच्चे को के साथ कुछ गलत हो जाए, मतलब उस वो उसको समाप्त कर दे या ऐसा कुछ हो जाए। लेकिन ह्यूमन वो सोचेगा नहीं, वो बच्चों से लड़ेगा बिना हथियार के। वो बोलेगा कि हाँ इसको बेहोश कर देता हूँ बस। ये होता है। तो अभी एआई से बने हुए स्टोरीज जो है प्लेटफॉर्म्स उनको ज्यादा प्रिफर कर रहे हैं, जिसमें ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन जो बोलते हैं इमोशंस के लैक ऑफ ह्यूमन इमोशंस है उसमें। और वो कहानियां आगे जा रही। अगर हम एआई को क्रिएटिव वर्ल्ड में ला रहे हैं तो आटे में नमक बराबर यूज करो। कुछ आर्ट बनाना है बनवा लो, लेकिन स्टोरी उससे मत करो। ये है। करेक्ट है और उसको। अगर इस, वो एक हाँ, मीडियम बस यूज अग, करना है, ऐसा नहीं कि वो रूल हाँ, करने वाले या कुछ और करने वाला। यहाँ यहाँ से मैं सारे जितने भी कॉमिक बुक प्लेटफॉर्म्स है उनको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपके इस प्लेटफॉर्म से कि प्लीज जितने भी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है उनको थोड़ा, मतलब क्या बोलते हैं, चांस दीजिए। उनके चीजों को थोड़ा एक, मतलब पब्लिक को एक्सप्लोर करने के लिए उसे उससे बूस्ट कीजिए। आपने जैसे कुछ कॉइन सिस्टम रख दिया है, कॉइन सिस्टम से आप स्टोरीज, आपके स्टोरीज तो चले जाएगी वो बड़ी स्टोरीज को, क्योंकि उनमें ज़्यादा व्यूअरशिप है। हम्म। लेकिन आपका जो रहता है नॉर्मल जो आर्टिस्ट रहता है वो ना कॉइन प्रोवाइड करवा सकता है ना ऐसा ऐसा, उसके पास कुछ नहीं है। वो अपने शौक से लिखता है, कुछ देता है, वो अपने से इनपुट नहीं दे पा रहा है। हम्म। अगर उस अपने से इनपुट देता तो खुद का पब्लिकेशन बुक खुल चुका होता। वो आपके पास आया है हेल्प के लिए तो उसको हेल्प ही कीजिए। जी है, हर चीज में बिजनेस करना कहाँ तक सही है? नहीं, आप अपना बिजनेस कीजिए। अच्छे आर्टिस्ट क्या बिजनेस नहीं दे सकते? अनुपम सिन्हा जिनको जिनको मैंने कहा, वो एक शौकिया आर्टिस्ट थे जिनको मनोज जी ने, संजय संजय गुप्ता जी ने ऐसे ही बुला लिया और बोला कि हमारे लिए कॉमिक्स लिखो। आज इंडिया के लेजेंडरी राइटर हैं। ट्रांजैक्शन बुरी चीज नहीं है, लेकिन ट्रांजैक्शन के जरिए अगर किसी की आर्ट एंड पैशन को आप अगर किल कर रहे हो, वहां पे गलती कर तो अब थोड़ा लाइट मोड करते हैं, और ये हमारा इस सेशन का आखिरी सवाल भी होगा। अगर किसी को कोई सवाल जानना है तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। और ये हमारे दोस्त है, मैं ट्राई करूँगा फिर से लाने का वापस। अगर कोई सवाल है तो आप पोस्ट कर सकते हैं। रहे हो। ऑब्वियसली ऑब्वियसली आप जब बुलाएं तब और हाजिर दूसरी हूँ। बात है कि इनका हैंडल जो रहेगा, इनका कॉमिक्स का जो रहेगा, लिंक सबका इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा। आप इनका प्रोफाइल को विजिट करें और इनका जो कॉमिक्स जो लिखे हैं उसमें पढ़ें। और मुझे तो मैंने देखा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वालिटी का है। और अब हम बस एक आखिरी सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर चाचा चौधरी किसी और मल्टीवर्स में घुस जाए तो कितना मज़ेदार होगा वो। और चाचा चौधरी जो है एक करेक्टर ही बहुत मज़ेदार करेक्टर, जो कभी भी डल नहीं हुआ, जितना मैंने देखा, जितना मैंने पढ़ा। उसका उस पूरे स्टोरी लाइनअप जो इतना टाइट था, कोई डल मोमेंट नहीं था, बड़ी मज़ेदार होता था। तो ये मैजिक कैसे क्रिएट किए थे वो लोग, और ये चाचा चौधरी को लेके बहुत ज़्यादा स्कोप मुझे लगता है। चाचा चौधरी, आप जान लीजिए वो एक ऐसा कैरेक्टर है, उसको ना लोगों ने सिर्फ फन और ह्यूमर में, उसको बोलते हैं ना, आइसोलेट कर दिया है। वो आदमी इतना होशियार है, वो कुछ भी कर सकता है स्टोरी के हिसाब से। मैं, आप जान लीजिए चाचा चौधरी के अगर आप स्टोरी पढ़ोगे ना आपको कुछ चीजें पता चलेगी। वो इंडिया में सिक्योरिटी एडवाइजर करता है, जो बहुत बड़े बड़े थ्रेट्स आते हैं तो हम्म। उसके ऊपर वो तो सोचिए उस आदमी का दिमाग कितना तेज होगा। आप उसको एक लीजिए, एक टोटल एक सीरियस स्टोरी बनाइए। जैसे कि मेरे दिमाग में कब से एक स्टोरी चलता है कि जो चाचा चौधरी है उसको साबू कैसे मिल गया। साबू आप जानते हैं? जुपिटर से आया जो। हाँ हाँ, साबू।
वो जुपिटर से आया कैसे? वो जुपिटर से आया है एज ए रिफ्यूजी, इंडिया मतलब अर्थ पहुंचा है। उसको मिला है इंडिया का एक सिक्योरिटी एडवाइजर। अब सोचिए स्टोरी को मैं जो बोल रहा हूँ, वो है चाचा चौधरी। हम्म। उसको समथिंग सोच लीजिए अजय डोभाल टाइप के आदमी है, उसके साथ उसकी मीटिंग करवाते हम्म। हैं। एक 12 फुट का आदमी बैठा है उसके सामने, जो आदमी दिख रहा है हम्म। एकदम हम्म। 3 फीट का दिख रहा है, वो उसके सामने बैठा है। हम्म। वो बोलता है कि ए बिगेस्ट थ्रेट इज कमिंग टू अर्थ, हम्म। आपको बचाना है। मैं मैं जुपिटर से भागा हुआ एक रिफ्यूजी हूँ, यहाँ आया हूँ आपको वार्न करने के लिए कि खतरा आ रहा है। वाह। सोचिए वो स्टोरी कैसे बहुत बनी है। सुंदर होगा, बहुत गजब होगा। मैं हम तो लगता है बहुत सारा मौका है हम लोग के पास, बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिच कल्चर है हम लोग का, पर सही ब- इंटेंट नहीं दिखने को मिल रहा है जिसके। देखिए कल्चर जो है ना, जो कल्चर से छूटा वो छूटा, उसका कुछ नहीं हो सकता। जापानीज मांगा आज तक इसलिए जिंदा है कि क्योंकि उन्होंने कभी अपनी कल्चर छोड़ी ही नहीं। हमें किसी सुपर हीरो की जरूरत नहीं है कॉपी करने के लिए, प्लेजराइजिंग ना करने की जरूरत है, ना उससे इंस्पायर्ड होने की जरूरत है। हमारे पास इंडिया में बहुत सारी स्टोरीज पड़ी हुई है। अभी जैसे मैंने प्रोफेसर अश्वत्थामा का, अश्वत्थामा किसका कैरेक्टर? महाभारत का। हमारा ही कैरेक्टर जी था। हाँ। अगर अगर वेस्टर्न कॉमिक्स थॉर को उठा, आपको मैं बता देता हूँ जितने भी मिथिकल क्रिएचर हैं, हम्म। जो भी आर्टिस्ट अगर कोई देख रहा है अपने लाइफ में कुछ अच्छा स्टोरी लिखना चाहता है, तो उनको लिए एक फ्री एडवाइस है। आपको बिना ओरिजिन के कोई अगर कोई स्टोरी लिखनी है तो इंडिया का कोई भी मिथिकल कैरेक्टर उठा लीजिए, उस पर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आप पे नहीं कर सकते। वो तो हमारा है, सबका है। वो पूरा ग्लोबल है, कोई भी उठा सकता है। आपको मैं बताता हूँ, मैं एक जापानीज एनीमे देख रहा था बहुत सालों पहले, मेरे को नाम उसका याद नहीं है। उसमें फाइट होता है, हम्म। जो ओपोनेंट जो विलन वाले टीम हम्म। होते हैं, उनमें एक कैरेक्टर उन्होंने हाइड करके रखा होता है, बोलते हैं कि सबसे शक्तिशाली है। हम्म। कौन है वो कैरेक्टर? वो एंड में आता है, हम्म। वो ऐसे ओढ़ ओढ़ के अपना आता है, कैप वैप सब रखता है, चेहरा हटाता है, पता चलता है वो कर्ण है। आ, एक जापान वाला ने कर्ण को उठा लिया, हम क्यों नहीं कर रहे हैं? हम क्यों नहीं कर रहे। तो जो रूट से आप अगर चाहो भी ना, कोई भी हनुमान जी को आप उठा लो, वो क्या मतलब दिन भर बस अंत में आप पूजा ही करते रहोगे? बोलो प्रभु, मेरी मैं एक आर्टिस्ट हूँ, आपका जो है आपको यूज करके कुछ बनाना चाहता हूँ, अच्छी सी स्टोरी बनाइए। आप उनके जो क्वालिटीज है उनको रखिए एक जगह, और आप बोलोगे कि कुछ लोग हैं मेरे साथ बात चल रही थी कि अगर हम हनुमान को ले लेंगे तो जो कुछ होते हैं डिफरेंट टाइप के राइटर जो रीडर्स हैं जिनको थोड़ा हम्म। रोमांस चाहिए, ये हम्म। चाहिए, वो हम दिखाएंगे तो वो ब्रह्मचारी। आपको हनुमान जी के साथ क्यों दिखाना है? आप हनुमान जी का कोई असिस्टेंट बना लो, हम्म। उसके साइड में कोई दिखा दो, हम्म। कैरेक्टर लगा दो, चला कैरेक्टर उसका हो गया। आप इंद्र को ले सकते हो, इंद्र इज ए वेरी पावरफुल कैरेक्टर। और वरुण को ले सकते हो, कितना छोड़िए परशुराम के ऊपर आप, हाँ परशुराम जो के ऊपर जो मैंने बोला, वो प्रोफेसर अश्वत्थामा, हम्म। उसमें उस उसकी किताबें पढ़ना, उसमें हनुमान भी हैं, परशुराम भी। अच्छा। तो आप कोई कैरेक्टर अगर लेना ही चाहते हो तो अपना ही ले लो ना भाई। आपके पास कोई मैं बोलता हूँ वेस्टर्न कॉमिक्स पढ़ने से पहले अपनी इंडियन ओरिजिन में हमारे जितने भी सारे टेक्स्ट बुक्स हैं, स्पेशली महाभारत, जरूर पढ़िए। क्योंकि दुनिया में कुछ भी जो बोलते नहीं, जो 100 लोग हम्म। हमने खुद नहीं बनाए कुछ भी, हम ह्यूमन इज नॉट क्रिएटिव। क्या याद रखिए, ह्यूमन इज नॉट क्रिएटिव, हम कॉपी कैट्स हैं। चिड़िया उड़ रही थी हमने प्लेन बना लिया, बतख तैर रही थी हमने जहाज बना लिया, बस। तो ये तो बहुत अच्छा सेशन था, बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत सारे बातें जानने को मिले। और इसी तरह मैं ट्राई करूँगा कुछ कुछ और लोगों को लेके आऊँ, और कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग आपको दिखाऊँ, बताऊँ। तो पार्था भाई, आपको कैसा लगा यहाँ आके? अब बहुत बढ़िया लगा। जब अपने जैसे लोग बैठते हैं ना साथ में, तो बात करने में मजा आता है। जब मिल बैठेंगे तीन यार, आप मैं और ये पॉडकास्ट। जी हाँ, बिल्कुल। तो इसी के साथ मैं सबको गुड बाय करना चाहता हूँ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय। थैंक यू।